गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट नंबर 9 की स्टडी करें। चैप्टर का ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 8 में हम लोगों ने किसकी स्टडी किया था? पार्ट नंबर 8 में हम लोग देखे थे मिशेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। मिशेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूफ करके दिखाया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तुम्हारे एस्चेरिचिया कोलाई 1958 में। उन्होंने कितने प्रकार के एस्चेरिचिया कोलाई को ग्रो कराया था? 2 मीडियम में ग्रो कराया था। ठीक है, 2 मीडियम में कराया था। एक तुम्हारा N15 था, दूसरा N14। N15 क्या था तुम्हारा? N15 था जो हैवी था, और N14 क्या था? वो लाइटली था। ठीक है, वो लाइटली था। एक हैवियर, दूसरा लाइटर था। ठीक है, तो इसमें अब उन्होंने क्या कि N15 वाले को सेवरल जनरेशन तक जब ग्रो करा रहे थे उसका कंक्लूजन बता दे रहे हैं इसके पहले। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकाला था उन्होंने कि N15 को जब सेवरल जनरेशन करा तो उसी में तुम्हारा N14 भी ट्रांसफर हो रहा था। देखो, जैसे तुम्हारा उसका F1 जनरेशन 20 मिनट में क्या रहा था तुम्हारा? इंटरमीडिएट या हाइब्रिड तुम्हारा होता है। उसमें क्या एक्सक्लूड करता था तुम्हारा? N15 को सेवरल जनरेशन पे। कंक्लूजन में देखना, कंक्लूजन में क्या N15 को जब सेवरल जनरेशन तक उसको क्या ग्रो कराया तो क्या हुआ? एक इंटरमीडिएट हाइब्रिड प्राप्त एक्सक्लूड हो रहा था। ठीक है, जिसमें एक स्ट्रैंड तुम्हारा N15 था तो दूसरा स्ट्रैंड क्या था? N14। वही इंटरमीडिएट दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड आ गया तुम्हारा। ठीक है, हाइब्रिड को शो किया। तो इससे क्या पता चला कि जो तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होकर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ तुम्हारा इंटरमीडिएट हाइब्रिड कर रहा था तो उसमें क्या हुआ? तुम्हारा कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन नहीं हो, नॉट कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। फिर उन्होंने उसको 20 मिनट्स के बाद अब क्या करें? 40 मिनट तो जब उसकी सेकेंड सेकेंड जनरेशन है तो उसमें क्या हुआ? उसमें देखा कि N14 वाले को क्या कर एक्सक्लूड कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। N14 जो तुम्हारा लाइटर था उसको क्या कर दे रहा है? एक्सक्लूड कर रहा है। और फिर दोनों के बीच में क्या N14 एंड N15 यही तुम्हारा क्या होता था? उनको जनरेशन सेकेंड में मिला। जनरेशन फर्स्ट में भी इंटरमीडिएट, तो जनरेशन 2 में क्या कर N14 वाले को क्या एक्सक्लूड कर दे रहा है तुम्हारा। तो इससे क्या पता उन्होंने कंक्लूजन निकाला? उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे जो वो F2 जनरेशन जब N14 उसमें क्या कर रहा है? जनरेशन सेकेंड में क्या कर रहा है? जनरेशन सेकेंड में क्या कर रहा है? वो N14 को क्या कर दे रहा है? एक्सक्लूड कर दे रहा है तुम्हारा। N14 को एक्सक्लूड कर रहा है तो तुम्हारा F1 जनरेशन में नहीं कंजर्वेटिव था, और F2 से क्या पता चला कि वो तुम्हारा डिस्पर्सिव भी नहीं है। डिस्पर्स नहीं कि तुम्हारे वन स्ट्रैंड क्या तुम्हारा पेरेंटल न्यूली पेरेंटल, यही ना डिस्पर्स में था तुम्हारा। एक डीएनए स्ट्रैंड में ये पेरेंटल, ये न्यूली, ये पेरेंटल, ये न्यूली, इस तरह से क्या था तुम्हारा डिस्पर्सिव था। तो F2 जनरेशन सेकेंड जनरेशन में उन्होंने क्या देखा थी? तुम्हारा डिस्पर्सिव भी नहीं है तो नॉट डिस्पर्सिव कंजर्वेटिव कहा गया। फिर उससे क्या अब दोनों से उसका इंटायर एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन निकल रहा है? जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए वो कैसा होता है तुम्हारा? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है तुम्हारा। उसी को एक्सपेरिमेंट करके मिशेल्सन एंड स्टाल ने प्रूव किया था। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा। हम लोग पार्ट नंबर 8 में उसी की स्टडी किए थे, मिशेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। मिशेल्सन स्टाल से एक्सपेरिमेंट यही हुआ कि तुम्हारा ना ही कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है ना ही डिस्पर्सिव, तो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का। आज हम लोग पार्ट 9 में स्टडी करेंगे द मशीनरी एंड एंजाइम और रेप्लिकेशन फॉर्क, कैसे तुम्हारा रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और इसी रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं। ठीक है, तो आज पार्ट नंबर 9 की फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी तुम्हारी द मशीनरी एंड द एंजाइम। द मशीनरी उपकरण जो होता है, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे जब तुम्हारे एंजाइम्स होती है, जब रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम उसमें उसका मशीनरी होता है। ठीक है, मशीनरी एंड एंजाइम उपकरण में तुम्हारे जो डीएनए रेप्लिकेशन, कौन सा टॉपिक चला हमारा? डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम का रोल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल होता है एंजाइम का। डीएनए पॉलीमरेज होगा, हेलिकेज होगा, तुम्हारा प्राइमेज होगा एंड लाइगेज होगा। तो इसमें अब हम लोग स्टडी करेंगे कुछ एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एंजाइम। रेप्लिकेशन में क्या करता है? कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा जो तुम्हारा फॉर एग्जांपल डीएनए, कुछ एंजाइम्स लिख दिया यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज,
प्राइमेज एंड लाइगेज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रोल है तुम्हारे किसमें, रेप्लिकेशन होता तो ये सब के सब एंजाइम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट, भाग करते हैं, सबका रोल है तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट रोल। जैसे डीएनए पॉलीमरेज का क्या करता है, ये तुम्हारा क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज ये क्रिएट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से क्या करता है, ये डीएनए क्रिएट करता है, क्या करता है, डीएनए का फॉर्मेशन करता है, न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब डीएनए तुम्हारा क्या कर, एक डीएनए तुम्हारा, अब यहीं पे इसको थोड़ा सा देख लो, ये तुम्हारा क्या कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए को क्या कर दिया, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हेलिकेज क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में तुम्हारा हाइड्रोजन ही बॉन्ड से होता है ना, तुम्हारा एडेनिन तुम्हारे थाइमिन से गुआनिन साइटोसिन, तो हेलिकेज एंजाइम इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड है उसको क्या कर देता है, ब्रेक्स कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक्स कर देगा तो सब जो तो क्या हो जाएगा, दोनों थ्रेड क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, स्ट्रैंड सेपरेट हो गए तुम्हारा। देखो कौन, तो इस समय जो कौन सी एंजाइम है जो इन दोनों को सेपरेट कर दिए, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, ब्रेक कर देगी तो ये तुम्हारे जो ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है ये सब के सब अनवाइंड हो जाएगा, खुल जाएगा, तुम्हारा सिंगल सिंगल स्टैंड में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। फिर अब इसके बाद प्राइमेज क्या करेगा, ये टेम्पलेट हो गया ना, ये तुम्हारा क्या होगा, जब सेमी कंजर्वेटिव में क्या है तुम्हारा डीएनए से तुम्हारा टेम्पलेट, ये भी टेम्पलेट हो गया, ठीक है, एक सैंपल हो गया। अब आरएनए प्राइमेज का काम ये क्रिएट करेगा, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए क्रिएट करेगा। अब ये किसका प्राइमेज क्या कर, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। जब आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, ये क्या कर दिया, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन, तो आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन कौन करेगा, आरएनए, ये डीएनए प्राइमेज, ये प्राइमेज क्या करेगा, ये भी तुम्हारा क्रिएट करेगा, मगर ये डीएनए ना, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, ये डीएनए का फॉर्मेशन करेगा और ये क्या करेगा तुम्हारे आरएनए, जो जिसको प्राइमर कहा जाएगा, आरएनए जैसे क्रिएट करेगा तो तुम्हारा ये क्रिएट हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा दो कर लो, अब जब लाइगेज, अब नेक्स्ट एंजाइम क्या हो जाएगी, लाइगेज। अब लाइगेज क्या करेगी, अब लाइगेज का काम ये ग्लू करेगी, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट टुगेदर कर देगा, एक टेम्पलेट को और तुम्हारे एक आरएनए प्राइमर को, दोनों को आपस में क्या कर देगा, ज्वाइंट करेगा। कौन एंजाइम, लाइगेज। तो तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाएगा रेप्लिकेशन ऑफ, ये क्या एक रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये तुम्हारे एक डीएनए का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस ये सब रोल होते हैं तुम्हारे इतने एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज एंड लाइगेज। तो याद रखना डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये तुम्हारा क्रिएट करेगा तुम्हारा डीएनए फॉर्मेशन, या तुम्हारा डीएनए क्रिएट फ्रॉम कहां से, न्यूक्लियोटाइड से। फिर अब हेलिकेज क्या करेगा, इसी डबल तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड को क्या कर दे, अनवाइंड कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक्स कर देगा। फिर उसके बाद प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमेज का काम ये आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, ताकि टेम्पलेट से तुम्हारा आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, तो ये टेम्पलेट क्या होगा, इसी से ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन होगा डीएनए प्राइम, ये काम, इसका काम सिर्फ क्या, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करना, आरएनए के शॉर्ट फ्रेगमेंट का निर्माण करके क्या कर देगा, रुक। फिर अब लाइगेज एंजाइम क्या करे, इन दोनों को आपस में क्या कर देगी, ग्लू की तरह दोनों को आपस में क्या कर देगी, जोड़ देगी। तो तुम्हारे एक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके, एंजाइम्स के। कौन कौन से, पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज एंड लाइगेज। तो इसी को नोट करना, ठीक है। इस तरह से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में तुम्हारा क्या, मशीनरी एंड द एंजाइम, इस उपकरण में कौन कौन से एंजाइम यूज करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो पहले। एंजाइम्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, यहीं पे पहले नोट कर लो, एंजाइम्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, important role in एंजाइम्स क्या करता है, एंजाइम्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन किसमें, तुम्हारे डीएनए रेप्लिकेशन। एंजाइम्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन रेप्लिकेशन, चलो ठीक है, कट नहीं, रेप्लिकेशन कट नहीं रहा, एक से ठीक है। एंजाइम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेप्लिकेशन एक्टिंग एज अ कैटालिस्ट, एक्टिंग एज अ कैटालिस्ट, ये एक उत्प्रेरक का काम करता है, कैटालिस्ट। अब कौन कौन से एंजाइम से तुम्हारे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन कौन से था, डीएनए पॉलीमरेज, वही सब एंजाइम, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज,
डीएनए हेलिकेज सब बता दी, सबके फंक्शन, प्राइमेज एंड लास्ट जो तुम्हारे ज्वाइंट ग्लू का काम करेगी कौन, लाइगेज। ये सब नोट कर लो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसी जितने भी एंजाइम का तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट रोल है, क्या क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, हेलिकेज क्या करता है, प्राइमेज एंड लाइगेज, सबको बता दे। फिर एक बार सुन लो, डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या, क्रिएट्स डीएनए करता है न्यूक्लियोटाइड से। अब तुम्हारा हेलिकेज क्या करेगा, वही डीएनए डबल स्टैंडर्ड को सेपरेट कर देगा, अनवाइंड कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तुम्हारा, ठीक है। जो टाइटली तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो दोनों जो टाइटली बाइंड रहता है क्या अनवाइंड होगा, खुल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर अब प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमेज का काम है तुम्हारे शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए उसे प्राइमर हम लोग कहेंगे, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन कर देगा। फिर किससे पेयर्ड करा देगा, तुम्हारे डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से, जो इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसी से क्या कर देगा, उसी को पेयरिंग करेगा। तो जब पेयर्ड होगा तो कौन सी एंजाइम होगा जो दोनों को जोड़ने का काम करेगी, तो लाइगेज आर डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंड टुगेदर। तो इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे पॉलीमरेज की जो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी उसकी कार्य क्षमता, स्टेमिना, और उसकी क्या होता है, एक्यूरेसी मींस क्या हो, उसमें सत्यता और शुद्धता उसकी देखी जाएगी, ठीक है। तो इसमें जब तुम्हारा किसके डीएनए पॉलीमरेज वो कितना फॉर्मेशन करता है, कितने टाइम में, ठीक है, शॉर्ट टाइम में ज्यादा का फॉर्मेशन कर रहा है या ज्यादा टाइम में कम का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पता करेंगे, तुम्हारे एफिशिएंसी एंड इसमें जो कैटालाइज पॉलीमराइजेशन है तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज वो क्रिएट कर रहा है फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड से ना, कितने टाइम में कितने न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी की एफिशिएंसी, उसी की पावर, उसकी स्टेमिना जो होती है उसी को देखा जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या देखा जाएगा, कितना वो शुद्ध और कितने तुम्हारे सत्य का तुम्हारे फॉर्मेशन क्रिएट करता है तुम्हारे। अभी एग्जांपल लेंगे एस्चेरिचिया कोलाई कंपेयर कराएंगे ह्यूमन से, तो देखो कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कम ही समय में तुम्हारा ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में कर देता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब ये तुम्हारा कैसी जो इसकी एक्यूरेसी होती है, कैटालाइज विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एकदम उसमें क्या होता है तुम्हारे उसके क्या होगा, एक्यूरेसी उसके देखा गया तो क्या होता है तुम्हारे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब उसकी जो शुद्धता और सत्यता क्या होगा, उच्च क्वालिटी का होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो एस्चेरिचिया कोलाई इसमें तुम्हारा 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ये मिनट्स कितने तुम्हारे इन 18 मिनट्स, 18 मिनट्स में कितना तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज क्रिएट करता था तुम्हारे एस्चेरिचिया कोलाई का, तो 4.6 × 10⁶ बेस पेयर का। इसके कंपेयर करें ह्यूमन का, जब तुम्हारा का ह्यूमन बींग्स में तुम्हारा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, उसी में जब तुम्हारे एस्चेरिचिया कोलाई कितना 4.6 होता था तुम्हारे, देखो 18 ही मिनट्स में तुम्हारा 4.6 × 10⁻, इतने बेस पेयर का फॉर्मेशन करता है, और ह्यूमन में तुम्हारा 6.6। तो इसमें देखा कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है काफी क्या होती है, शुद्ध और सत्य होता है तुम्हारे। इसी तरह से डीएनए क्या करता है, क्रिएट करता है। एस्चेरिचिया कोलाई में कितना 18 मिनट्स में इतने क्रिएट करता है तुम्हारा, और ह्यूमन के केस में तुम्हारा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर तुम्हारे डीएनए क्रिएट करता है तुम्हारा। ये एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी किसकी देखा जाता है, डीएनए पॉलीमरेज जो क्रिएट कर रहा है तुम्हारा। डीएनए पॉलीमरेज मतलब क्या, क्रिएट्स डीएनए कहाँ से, न्यूक्लियोटाइड से, तो तुम्हारे उसमें कितने टाइम से कितने का फॉर्मेशन करता है, तो क्या करता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है तुम्हारा कौन, डीएनए पॉलीमरेज ही का ना फंक्शन था तुम्हारा क्रिएट करना। अब इसके बाद देखेंगे जब तुम्हारा रेप्लिकेशन होता है कहाँ से उसको एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस, कौन सा मॉलिक्यूल्स, कौन सा सबस्ट्रेट है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, कब, जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। तो पहले इसको नोट कर लो, उसका एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखेंगे तुम्हारा जब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में कहाँ से उसको एनर्जी प्रोवाइड होता है, कौन होता है जो सबस्ट्रेट का काम करता है, कौन है जो उसको नरिशमेंट, उसको पोषक देता है जिससे एनर्जी प्राप्त हो। तो तुम्हारा क्वेश्चन, हु प्रोवाइड्स एनर्जी
फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन प्रोसेस में जब डीएनए से डीएनए की कॉपी होती है तो कहाँ से उसको एनर्जी, कौन है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड, कोई ना कोई मॉलिक्यूल, कोई ना कोई सबस्ट्रेट होगा ना, सबस्ट्रेट। तो इसमें जो सबस्ट्रेट होता है तुम्हारा होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। कौन सा मॉलिक्यूल है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट एज ए तुम्हारा क्या करता है, यही तुम्हारा किसके, सबस्ट्रेट का काम करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट देखो ऑब्टेन इट्स नरिशमेंट, जिससे उसको नरिशमेंट पोषण मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो देखो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट एज सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट मींस कि तुम्हारे ऑब्टेन इट्स नरिशमेंट एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है तो तुम्हारा कौन होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट तुम्हारा मॉलिक्यूल होता है जो उसको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कब? जब पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर होता है, फॉर्मेशन करता है, जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, रेप्लिकेशन, उसी को ना कहा गया था तुम्हारे। तो उसमें यही तुम्हारा क्या होता है, यही मॉलिक्यूल से उसको क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये रहा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कैसे डीएनए रेप्लिकेशन में फोर्क का फॉर्मेशन होता है, डीएनए पॉलीमरेज कैसे वर्क करता है तुम्हारे। ठीक है, पहले इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है तुम्हारा ये डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है, वर्क करता है। हाउ डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स। जो डीएनए पॉलीमरेज क्रिएट करता है वो कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है। तो उसके पहले सबसे पहले रीजन जहां से तुम्हारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, रीजन वेयर डीएनए रेप्लिकेशन, रीजन इन अ डीएनए वेयर रेप्लिकेशन इज स्टार्ट, उस रीजन को क्या करना, एक टर्म दिया जाएगा। उस रीजन को किस नाम से जाना जाएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से तुम्हारे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसी ने ओरिजिन हो रहा है तुम्हारे, वहीं से जहां से शुरू होगा उसी को क्या कहते हैं, ओरिजिनेट, वहीं से उद्गम, वहीं से निकल रहा है तुम्हारे। तो रीजन इन डीएनए रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होगा उसे क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फिर कौन सी एंजाइम होगी जो उन सबको ओरिजिनेट करेगी, कौन एंजाइम है जो हाइड्रोजन को ब्रेक करती है, जो तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कर देता है, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता है। कौन? तुम्हारे हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेजी एंजाइम तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगी, ब्रेक्स कर देगी, अनवाइंड कर देगी तुम्हारे। ठीक है, तो फॉर्मेशन हो जाएगा रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क मींस क्या, तो विभाजित होना चाहिए। अभी फिगर बनाएंगे हम, देखना, सुन लो क्वेश्चन का आंसर पहले। हाउ डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स। तो रीजन इन अ डीएनए वेयर रेप्लिकेशन इनिशिएट्स, जहां पे स्टार्ट होती है, इज टर्म्ड एज, उसी को क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसी को क्या कहा जाएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और एंजाइम हेलिकेज तो ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, दस सेपरेट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। यही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगी, तो अभी देखना ब्रेक होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क इज फॉर्म्ड। अब रेप्लिकेशन के लिए तैयार हो जाएगा। देखो डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पे तुम्हारा। अब ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड था, ये तुम्हारा टेम्पलेट पैरेंटल स्ट्रैंड, टेम्पलेट पैरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, ये टेम्पलेट क्या है, पैरेंटल स्ट्रैंड होता है तुम्हारा। ये अब इसके क्या तुम्हारे, अब अलग अलग तुम्हारे ये तुम्हारे फोर्क हो गया। ये कैसा हो गया, रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन हो गया। देखो रेप्लिकेशन फोर्क कब हुआ, जब तुम्हारा जहां से ओरिजिनेट होगा उसे क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों को ब्रेक्स कर देगी। अब तुम्हारे रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन हो गया। तो अब सबसे पहले प्राइम, इसकी प्राइमरी कौन, 3 प्राइम होगा, कौन, कार्बन नंबर 5 से, कौन कार्बन नंबर 3 से जुड़ेगा। ठीक है, तो इधर कर लो तुम्हारा ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 5 प्राइम होगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक तुम्हारा 3 प्राइम टू 5, दूसरा क्या होगा 3 टू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें फॉर्मेशन दो तरह का, एक कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, दूसरा कैसा, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। तो देखो किसे कंटिन्यूअस कहेंगे, इस तरह का अगर फॉर्मेशन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस सिंथेसिस। ये कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस। और देखोगे तुम्हारे स्मॉल फ्रेगमेंट छोटे छोटे फॉर्म में होगा तो वो कंटिन्यूअस न होकर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ये देखो स्मॉल फ्रेगमेंट हो रहा है ना, कंटिन्यू लगातार नहीं हो रहा है तुम्हारा, रुक रुक के हो रहा है तुम्हारे, लीडिंग ना करके क्या लैग कर रहा है तुम्हारे, तो ये हो जाएगा
डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस तुम्हारा एक क्या कंटिन्यू का फॉर्मेशन और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। तो याद रखे रहना कि कंटिन्यूअस सिंथेसिस का इसका डायरेक्शन कैसा होगा और डिसकंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस का डायरेक्शन हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसमें तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये तुम्हारा किसका कंटिन्यूअस का 5 to 3 है तुम्हारा, और डिसकंटिन्यूअस का 5 to 3। ठीक है, अब देखो इसमें कौन तुम्हारा ओकाज़ाकी स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए, जो तुम्हारे स्मॉल फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़े, इसी को एक और टर्म दिया जाता है। किस टर्म से जाना जाता है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी कहा जाता है। ओकाज़ाकी नाम के साइंटिस्ट तुम्हारे वही है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स किसको? स्मॉल फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है। जो तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस होता है वही क्या होता है तुम्हारा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अगर यही कंटिन्यू लगातार होता तो तुम्हारा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स नहीं कहते उसको, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे कैसे क्या तुम्हारा काम करता है। कंटिन्यूअस सिंथेसिस में इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यू होता रहता है, और डिसकंटिन्यूअस में स्मॉल फ्रेगमेंट होगा, रुकेगा, होगा, छोड़ पकड़ होगा। ठीक है, कंटिन्यू न होकर क्या होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा तुम्हारा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पहले इसको फिगर को ड्रा कर लो। तुम्हारे ये तुम्हारा क्या है, ये और ये तुम्हारा क्या न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है ना, ये कंटिन्यू और ये डिसकंटिन्यू। तो इसको याद रखे रहना क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है तुम्हारा। इसमें कौन अब लीडिंग करेगा कौन लैगिंग करेगा, एक एक करके अब दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। चलो ठीक है, ड्रा कर लो, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब ये फिगर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा कंटिन्यूअस सिंथेसिस और किसे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कहेंगे। कंटिन्यूअस सिंथेसिस तुम्हारा क्या है, ये लीडिंग होता है, लीडिंग फ्रेगमेंट से तुम्हारे ये कैसा होता है तुम्हारा लीडिंग स्ट्रैंड होगा। ये तुम्हारा क्या होगा, मेन होगा, मुख्य जो होता है तुम्हारा। ठीक है, ये जो मुख्य होगा, जो मेन होगा तुम्हारा कैसा है, देखो कंटिन्यू करता चला गया तुम्हारा। ठीक है, फिर इसी और ये सभी के सभी इसमें क्या होता है, देखो टेम्पलेट, इसमें जो तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या करेगा, रीड करेगा, और तुरंत लीडिंग स्ट्रैंड के साथ साथ क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला जाएगा तुम्हारे। इसी के साथ साथ क्या करेगा, तो ये तुम्हारा कंटिन्यूअस सिंथेसिस यही ना होगा तुम्हारा, वो तुम्हारे किसको डीएनए पॉलीमरेज रीड्स करेगा एंड एडिंग तुम्हारे कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, जितने भी न्यूक्लियोटाइड है सबको ऐड करता चला जाएगा। तो कंटिन्यू तुम्हारे किसके डीएनए सिंथेसिस, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, ये तुम्हारे लगातार तुम्हारे रेप्लिकेशन होता चला जाएगा। इसमें याद रखना है तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस में डायरेक्शन उसका कैसा होता है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस में डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये तुम्हारा कैसा होता है, लीडिंग स्ट्रैंड होता है, मुख्य तंतु होता है तुम्हारे लीडिंग स्ट्रैंड, और उसमें से क्या कहता है डीएनए पॉलीमरेज रीडिंग एंड ऐड कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यू। ये तुम्हारा कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला जाएगा तो तुम्हारे रेप्लिकेशन होता चला जाएगा। उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। अब डिसकंटिन्यूअस में क्या देखो क्या होकर है तुम्हारा, ये लीडिंग स्ट्रैंड है ना, ओके कैसा होता है, लैगिंग स्ट्रैंड होता है। ये कैसा होता है, लैगिंग होता है, छोटे छोटे फॉर्म में। देखो लैगिंग मतलब जो आराम से करते, देखो इतना हो रहा है फिर आ रहा है स्टे आराम कर रहे, फिर हो रहा है फिर स्टे, तो उसी को क्या लैगिंग स्ट्रैंड करेंगे। ठीक है, और ये तुम्हारे डायरेक्ट सिंथेसाइज नहीं क्या कर रहा है, स्मॉल फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन छोटे छोटे टुकड़े में हो रहा है। देखो स्मॉल फ्रेगमेंट से हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे तुम्हारा आरएनए पॉलीमर, जो आरएनए प्राइमर था, आरएनए प्राइमर का रोल होगा कि वो तुम्हारे किसको क्रिएट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज का फॉर्मेशन करेगा। तो आरएनए प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, वो हर तरफ क्या होगा, एक्सटेंड रहेगा, फैला हुआ रहेगा। तो अब उसी को क्या करेगा, उसी से कंबाइन करेगा, तुम्हारे जो डीएनए रेप्लिकेशन था तुम्हारा उसी से क्या करेगा, तुम्हारा कंबाइन करेगा। तो इसमें क्या करेगा, देखो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है आरएनए प्राइमर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, उसको रिमूव करके क्या आ जाएगा, तुम्हारे डीएनए का फॉर्मेशन करना, क्रिएट करना है। मगर वो कंटिन्यू ना करके क्या करेगा, सिर्फ डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उसको अब रिप्लेस करेगा। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज वहां पे एक्सटेंड कर रहेगा, तो तुम्हारा वही आके आपस में क्या करेगा, प्राइमर से आके आपस में जुड़ेगा। तो पहले किसको, आरएनए प्राइमर को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और उसी के जगह क्या होगा, वो आके रिप्लेस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह हमको नोट करना है कंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। अब एक एक करके नोट कर लिया जाए।
पहले बात करेंगे किसकी, कंटिन्यूअस सिंथेसिस का। देखो कंटिन्यूअस सिंथेसिस बताया था, ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है, मुख्य होता है, ठीक है, मेन होता है तुम्हारा। डीएनए पॉलीमरेज इसको क्या करेगा, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको क्या करेगा, रीड करेगा। जो लीडिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट रहेगा, सैंपल रहेगा, उसी को क्या करेगा, रीड्स करेगा, और उसी के साथ साथ क्या, कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को कंटिन्यू क्या करता, ऐड करता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, तो तुम्हारे रेप्लिकेशन होता चला जाएगा। उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डीएनए सिंथेसाइज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये रहा तुम्हारा कंटिन्यूअस सिंथेसिस में। इसके बाद देखा अब डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस में क्या होता है, पहले इसको नोट कर लो, बोर्ड छोटा पड़ जाता है। अब नोट कर लो डीएनए डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस का बताया था। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस एक कंटिन्यू करके किसमें, स्मॉल फ्रेगमेंट शार्ट ऑफ सेपरेट सेगमेंट का फॉर्मेशन करता है तुम्हारा। ये सबसे पहले ये लीडिंग ना होकर क्या होता है, लैगिंग होता है। लैगिंग स्टैंड आराम आराम से करता है, ठीक है, सुस्त होता है, तो कंटिन्यू नहीं होता है। उससे लैगिंग मीन्स क्या होता है, लैग मीन्स होता है सुस्त जो तुम्हारा, ठीक है, आलसी जो होता है। ये कंटिन्यू नहीं होता, क्यों आलसी होता है, क्योंकि आराम थोड़ा करेगा फिर रेस्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा। इसी अभी फिगर में देखा गया था, कंटिन्यू ना क्या हो रहा है, फिर रेस्ट रेस्ट रेस्ट, इसी तरह क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस कर रहा, तो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, ठीक है। सिंथेसाइज हैपेंस, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस में क्या हैपेंस होता है, क्या दिखाई देता है, इन शार्ट सेपरेट सेगमेंट। शार्ट सेपरेट सेगमेंट, देखो ये सेपरेट शार्ट, छोटे छोटे सेपरेट्स हैं कि नहीं सेगमेंट तुम्हारे। तो एंजाइम प्राइमेज वहां पे एक्शन करेगा, एक्ट करेगा। देखो एंजाइम प्राइमेज इनिशिएट, प्राइमेज का फंक्शन क्या करता है तुम्हारा, ये स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए को क्रिएट करता है, तुम्हारे जो प्राइमर कहलाता है। एंजाइम प्राइमेज इनिशिएट्स द प्रोसेस बाय क्रिएटिंग, क्या, क्रिएटिंग स्मॉल आरएनए सेगमेंट्स। ये ऐसा स्मॉल आरएनए सेगमेंट क्रिएट करेगा, कॉल्ड आरएनए प्राइमर। ये तो जब प्राइमेज एंजाइम उसी में बताया गया था। फिर डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड, अब डीएनए पॉलीमरेज हर तरफ एक्सटेंड फैला हुआ है, तो क्या होगा तुम्हारे प्राइम्ड सेगमेंट में एडिंग करेगा, क्या किसमें, डीएनए सेगमेंट जितने भी प्राइम्ड सेगमेंट में न्यूक्लियोटाइड होगा सबको क्या करेगा, एडिट करेगा तुम्हारा, ठीक है, एडिंग करता रहेगा तुम्हारा प्राइम्ड सेगमेंट, एडिंग फ्री न्यूक्लियोटाइड, जितने भी फ्री न्यूक्लियोटाइड सबको क्या करेगा, ऐड करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड हो जाएगा। जैसे फ्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर लेगा तो आरएनए प्राइमर क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, एंड रिप्लेस किसकी वजह, एंड रिप्लेस्ड विद डीएनए। आरएनए से किसमें हो जाएगा तुम्हारा डीएनए, क्यों, क्योंकि तुम्हारे आरएनए प्राइमर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा तुम्हारा। फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय एंजाइम लाइगेज। कौन एंजाइम है, जो लाइगेज ग्लू का काम कर देते हैं, तो डीएनए लाइगेज दोनों को आपस में क्या कर देगी, जोड़ने का, ज्वाइन करती है तुम्हारे, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा रेप्लिकेशन फॉर, कैसे तुम्हारा रेप्लिकेशन एक्ट करता है, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। ये रहा तुम्हारा रेप्लिकेशन कंप्लीट रहा, ठीक है। रेप्लिकेशन मींस क्या, तुम्हारा जब किसी भी चीज का सेम कॉपी होता है, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच रिप्रोड्यूसिंग या क्रिएटिंग क्या है तुम्हारा सेम होता है, उसी को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहा जाता है, प्रतिकृति कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो हम लोग स्टडी करें, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन वो भी एक प्रोसेस। अब ये तुम्हारा किसमें चेंज होगा, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट, डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, आरएनए में। फॉर किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के पहले किसमें, डीएनए तुम्हारा आरएनए में कन्वर्ट होता है, वही प्रोसेस क्या कहलाएगी, ट्रांसक्रिप्शन। उसको भी डिटेल में देखा जाएगा नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।